हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। ये जो टॉपिक है आपके सेकंड पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के में है। तो आज हम भारतीय समाज की जो सामाजिक संगठन है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय सामाजिक संगठन है उसके जो मूलभूत विशेषताएं हैं, मौलिक तत्व है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो प्रमुख है, उसका विशेष महत्व है। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर समाज में उसका स्थान और उसके जो कार्य हैं वो निश्चित किए गए थे। और इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया था। और ये जो सिद्धांत है, व्यवस्था है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वो भारतीय समाज में सामाजिक संगठन के जो हिंदू सिद्धांत है उसकी आधारशिला पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण का अर्थ। मीनिंग ऑफ वर्ण। तो अनेक बार जैसे वर्ण व्यवस्था है या जो जाति व्यवस्था है उसको एक ही अर्थ में मान लिया जाता है, एक ही अर्थ दोनों का लगाया जाता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था है दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ण का अर्थ क्या है। तो वर्ण का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से उसके 3 अर्थ लगाए जाते हैं। सबसे पहले है चुनाव करना या वर्ण करना। इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। अर्थात वर्ण ऐसे लोगों का एक समूह है जिनका जो व्यवसाय है वो एक समान होता है, जिन्होंने एक ही व्यवसाय का चुनाव किया है, ऐसे लोगों का एक समूह वर्ण कहलाता है। दूसरा जो अर्थ है वो है रंग। रंग के आधार पर इसमें जो ऋग्वेद है उसमें वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वो रंग के लिए अर्थात काले रंग की जनता के लिए किया गया था। और प्रारंभ में जो आर्य तथा दास, इन 2 वर्णों का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में घुरिये के अनुसार समाजशास्त्री घुरिये ने बताया है कि जो आर्यों ने यहाँ के भारत के जो आदिवासी है, मूल निवासी है, उनको पराजित किया और उन्हें अपना दास बनाया। और फिर अपने तथा उनके बीच जो अंतर है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंग भेद से लिया गया है। और वर्ण शब्द का जो यह अर्थ है वो इस बात को प्रकट करता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्यों और दस्युओं के बीच पाए जाने वाले जो प्रजातीय अंतर है उसको स्पष्ट करने के लिए किया गया है। और बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग गुण और कर्मों के आधार पर जो बने हुए 4 बड़े वर्ग थे उनके लिए किया जाने लगा। और सेनार्ट ने भी इसी मत को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि जो आर्य और दस्युओं के रंग को व्यक्त करने वाला जो वर्ण शब्द है बाद में समाज में 4 वर्गों में विभाजित किया गया। समाज के जो व्यक्ति थे उनको 4 वर्णों के रूप में विभाजित किया गया। अगला जो वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो है वृत्ति के अनुसार। वृत्ति के अनुसार मतलब है कि जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी जो विशेषता है वो एक समान होती है, अर्थात जिन व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो एक जैसा है, वे सब व्यक्ति मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार वर्ण जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ
अलग अलग तरह से लगाया गया है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो सामाजिक स्तरीकरण की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है और जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन या श्रम विभाजन किया गया है। और इसके अंतर्गत गुण तथा कर्म का जो अर्थ है व्यक्ति के स्वभाव और उसके जो सामाजिक दायित्व है उनसे लिया गया है, क्योंकि समाज के जो विभिन्न कार्य हैं उनको उचित ढंग से करने के लिए ठीक ढंग से समाज के कार्य होते रहें, इस उद्देश्य से व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और उसके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया और इन विभिन्न समूहों को ही 4 वर्ण कहा गया। जो वर्ण हैं वो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र वर्णों में समाज का विभाजन किया गया और प्रत्येक वर्ण के जो सदस्य हैं वो अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए अर्थात जो भी उनको उत्तरदायित्व मिले हुए थे उनका वो पालन करते हुए समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान करते थे। आगे हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में ये बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख्य रूप है। जो क्षत्रिय वर्ण है उसकी भुजाएं हैं और वैश्य जो वर्ण है उनकी जंघाएं अर्थात उदर है और शूद्र वर्ण उसके पाँव है। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और इस कारण उनका जो कार्य है वो बोलना और लोगों को शिक्षित करना है। और ब्रह्मा की जो भुजाएं हैं उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो भुजाएं हैं वो क्योंकि जो शक्ति का सूचक होती है, अतः जो क्षत्रिय वर्ण है उसका कार्य शासन संचालन और समाज की रक्षा करना बताया गया है। इसी प्रकार उधर या जो जंघाएं हैं उनसे वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है और इस कारण वैश्यों का कार्य जो है वो व्यापार और पशुपालन के द्वारा संपत्ति का उत्पादन करना और लोगों की जो भरण पोषण है उसकी व्यवस्था करना है। इसी प्रकार शूद्रों की जो उत्पत्ति है जो ब्रह्मा के पैरों से मानी गई है और उनका जो कार्य है वो सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य उनको सौंपा गया है। लेकिन जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था या 4 वर्णों की जो उत्पत्ति बताई गई है उसके बारे में लोगों ने संदेह प्रकट किया है। अगला जो उत्पत्ति का जो आधार है वो है उपनिषदों के अनुसार। तो उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद लिखे गए उनमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो उपनिषदों के अनुसार ये कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया या ब्राह्मण जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति करी और ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके। इस कारण समाज के विकास के लिए और समाज के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण वर्ण और जो क्षत्रिय वर्ण है वो भी मिलकर समाज से संबंधित जो विभिन्न कार्य हैं उनको पूरा करने में असमर्थ रहे, तब ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की उत्पत्ति की और इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका। उसके पश्चात ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की।
तो इस प्रकार उपनिषदों में जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति बताई गई है उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा यह है कि वर्णों की जो उत्पत्ति का जो आधार है उनके द्वारा किए जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार माना गया है। अगला है इसमें महाभारत के अनुसार। तो महाभारत के अनुसार जो महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरणों से अर्थात पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और प्रारंभ में केवल ब्राह्मण या द्विज वर्ण ही था और यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बट गया। और इसी प्रकार महाभारत के अंतर्गत ब्राह्मणों का जो रंग है वो श्वेत था जो कि सतोगुण अर्थात पवित्रता का परिचायक था। क्षत्रियों का जो लाल रंग है वो राजस गुण का अर्थात क्रोध को व्यक्त करता है। और वैश्यों का जो पीला रंग है, पीत रंग है, वो तमोगुण एवं अपवित्रता का परिचायक था। और विभिन्न वर्णों के अलग अलग रंग इसमें बताए गए हैं, परंतु ये जो वर्ण विभाजन का जो आधार है ये मुख्य रूप से विशेषताओं और गुणों को ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार गीता के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति के अंतर्गत वर्ण निर्धारण में गुणों को विशेष महत्व दिया गया है। और भारतीय जो दर्शन है उसमें 3 गुण बताए गए हैं, सत्य, रज और तम। और इन गुणों के आधार पर ही जो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो निर्धारित होती है और उसी के आधार पर फिर समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की। तो जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो उसमें अधिक होता है, तो उसे ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत माना गया। और जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता अधिक होती है वह व्यक्ति क्रियाशीलता की प्रमुखता के कारण क्षेत्रीय वर्ण में माना गया। और इसी प्रकार राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त जो व्यक्ति है उसको वैश्य वर्ण में माना गया। और केवल तामसिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति है उनको शूद्र वर्ण के अंतर्गत माना गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसके अंतर्गत अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं। और एक और जो इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जो मत प्रचलित है वो है कि जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो जन्म है अथवा कर्म है। तो इस बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था जो है किसी भी प्रकार की कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है बल्कि एक मानव रचित व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से गुण और कर्म पर आधारित थी और न ही पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित थी। और प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो गुण एवं कर्म था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जन्म का महत्व बढ़ने लगा। और समय के साथ साथ जो व्यवसाय थे, प्रत्येक वर्ण के लिए जो व्यवसाय निर्धारित किए गए थे वो धीरे धीरे आनुवंशिक होते गए, जिससे कि व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति थी वो अपरिवर्तनीय होती गई। यानी एक वर्ण में जिस वर्ण में जो व्यक्ति सम्मिलित था वो उसी वर्ण का माना गया। और व्यवसाय की भिन्नता के कारण जो व्यक्तियों की जो स्वभावगत विशेषताएं थी वो भी बदलती गई। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ में थी वो धीरे धीरे आनुवंशिक होती गई, जन्म पे आधारित होती गई और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया।
अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न जो वर्णों के जो कर्तव्य हैं वो भी अलग अलग कर्तव्य या उनके वर्ण धर्म के रूप में बताए गए हैं। तो विभिन्न जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण, इनके जो कर्तव्य हैं वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण है, उसके जो कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत जो मनुस्मृति है उसके अनुसार जो ब्राह्मण वर्ण है उसके कर्तव्यों के अंतर्गत वेदों का अभ्यास करना, अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञों का संपादन करना, और मुख्य रूप से इसमें जो ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य बताए गए हैं: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। इसी प्रकार जो क्षत्रिय वर्ण है उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं उनमें शूरवीरता, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। इसी प्रकार जो वैश्य जो वर्ण है उसके अंतर्गत उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं उसमें पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना, कृषि करना आदि कर्तव्य वैश्य वर्ण के बताए गए हैं। इसी प्रकार जो शूद्र वर्ण है उसके जो कर्तव्य हैं वो अन्य 3 जो वर्ण हैं उसकी उन तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना बताया गया है। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि जो शूद्र वर्ण, जो अन्य जो 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, उनका भी ये कर्तव्य है कि वह शूद्र वर्ण को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है श्रम विभाजन पर आधारित। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न वर्णों के जो कर्म हैं अर्थात जो कार्य हैं वो इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि जो समाज की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें और अलग अलग वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक वर्ण अपने अपने कार्य जो निर्धारित जो कर्तव्य है उनका पालन करते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है। दूसरी जो विशेषता है वो विशेषीकरण में सहायक। तो वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का जो विभिन्न वर्णों में विभाजन किया गया वह परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता प्राप्त होती गई, यानी कि एक ही कार्य निरंतर करने से उस कार्य में उसको निपुणता हासिल हो गई, जिससे कि संपूर्ण समाज में जिससे कि जो विशेषीकरण का जो लाभ है, एक ही कार्य को अच्छे ढंग से करने का जो लाभ है वो पूरे समाज को उसका लाभ मिलने लगा। नेक्स्ट है गुण एवं स्वभाव पर आधारित। जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर बताई गई है, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और इसमें जन्म का महत्व बढ़ता गया। लेकिन प्रारंभ में जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो व्यक्ति के गुणों और उसके स्वभाव पर आधारित थी। नेक्स्ट है व्यवसाय का पूर्व निर्धारण। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जो वर्ण है उसके लिए कुछ परंपरागत जो व्यवसाय है वो निर्धारित किए गए थे और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण से निर्धारित जो संबंधित जो व्यवसाय है वो ही करता था। जिससे कि उस व्यवसाय को करने से उसमें धीरे धीरे उसमें विशेषीकरण आता था, निपुणता आती थी उस व्यवसाय को करने से। लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यवसाय है वो आनुवंशिक होते गए। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था ने जो व्यक्तियों को अपने वर्ण धर्म का जो पालन करने के लिए विशेष प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में
तो उच्च स्थान प्राप्त होगा ही, साथ में जो आगामी जीवन है उसमें भी उसको अच्छा फल मिलेगा। ये जो धारणा है, इस धारणा के कारण व्यक्ति को अपने कार्य को अच्छे से करने की, सही रूप से करने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट है कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न व्यक्ति है अपनी अपनी जो सामाजिक स्थिति जो उनको मिली हुई थी उससे संतुष्ट थे और उसी के अनुसार वे अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहे, जिससे कि ये जो व्यवस्था है वो इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ा गया। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा करके अपनी जो सामाजिक स्थिति जो उससे समाज में जो भी वर्ण उससे जो भी किसी जिस वर्ण का वो सदस्य होता था उससे वो संतुष्ट होता था और साथ ही अपने जो दायित्व थे उनको भी वो सही रूप से यानी उचित ढंग से उनको करने की जो उसकी प्रेरणा थी वो उसे मिलती रहती थी। एक और जो इसकी विशेषता है वो है कि लचीली व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी, इस कारण व्यक्ति अपने गुणों और कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में उसको जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। इस प्रकार आज हमने देखा जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन समय में उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं और विभिन्न जो वर्ण हैं, 4 वर्ण निर्धारित थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं।